बीजेपी अगर मुझे चीफ मिनिस्टर भी बनाए तो भी मैं उनके साथ नहीं जाने वाला। मैं वैचारिक आंदोलन का सिपाही हूँ। तो आप अब कोई कंपटीशन मायावती जी से नहीं मानते, कोई किसी तरीके का? नहीं, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मैं उनसे कंपटीशन करूं, मगर मैं उनसे क्यों कंपटीशन करूं। देखिए, आप ये समझिए कि इस समय जो यूपी का अलायंस जिसका आपने जिक्र किया, जो दो बड़ी पार्टियों का है, वो पर्याप्त नहीं है भाजपा को हराने में। चर्चा बहुत है कि आप और असदुद्दीन ओवैसी साहब हो सकता है मिल के कुछ यूपी में और उत्तराखंड में और जगहों पे साथ इलेक्शन लड़ें, साथ काम करें। तो महिलाओं की वोट को अपने खेमे में लाने के लिए, जैसा लाडली बहन योजना या इस तरह की योजना जहां नगद पैसे, मैं इसको समझता हूं ये बाबा साहब अम्बेडकर के आइडियोलॉजी के खिलाफ है। बाबा साहब ने कहा था कि धन के आधार पर अगर वोटों का निर्णय होगा तो ये लोकतंत्र को खरीदने जैसा होगा। देखो, अभी तो जैन जी जो है वो किसी एक पार्टी के साथ नहीं है, जिन्होंने आंदोलन किया उनके साथ भी नहीं। तो जो राम के नाम पे लूट कर रहे हैं, जो राम के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, वोट ले रहे हैं, वो तो मुझे ना सिखाएं कि सनातन का विरोध क्या होता। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि 29 दूर है, 27 में भी बहुत कुछ होगा। अगर सब लोग कुर्सी पे बैठने की बजाय उत्तर प्रदेश के बारे में सोचेंगे तो बहुत कुछ बदलेगा। हेलो, आई एम सिटिंग विद मिस्टर चंद्रशेखर आज़ाद रावण. ही इज़ द member of parliament from Nagina, also the national president of the आज़ाद समाज पार्टी काशीराम. भाई साहब, बहुत से लोग इस चीज़ से थोड़ा सा वो है कि आज़ाद समाज पार्टी काशीराम क्यों? क्या आप अपने आप को उनका वारिस, उनका उत्तराधिकारी, राजनीतिक उत्तराधिकारी मानते हैं, समझते हैं? देखिए, पहले मैं बड़े सम्मान से, क्योंकि मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज़ाद मैं लगाता हूँ जब मैं मानसिक गुलामी से आज़ाद हो गया हूँ। और रावण भी, रावण ये मीडिया के लोग लगाते हैं। अच्छा, मुझे नहीं पता वो उसके पीछे उनका क्या उद्देश्य है, लेकिन मैं इसको लगाता नहीं हूँ। अच्छा. रही बात आज़ाद समाज पार्टी, क्योंकि नाम से शुरू हुआ है, आपने आज़ाद समाज पार्टी काशीराम जो हमारी पार्टी है, पार्टी समझिए हमारी माँ है भाई, उसी की वजह से, उसी के नाम पे आज हम लोग यहाँ बैठे हैं दिल्ली में। तो जब हमने रजिस्ट्रेशन के लिए दिया था पार्टी को, तो हमने उसका नाम आज़ाद समाज पार्टी रखा था। और मैंने जैसे आपको कहा कि मेरा नाम है डॉक्यूमेंट में चंद्रशेखर, आज़ाद नहीं। अच्छा. आज़ाद मैं इसलिए लगाता हूँ कि मैं मानसिक रूप से आज़ाद हूँ। 6 महीने बाद हमें पता लगा कि इस नाम से एक और पार्टी रजिस्टर्ड है। अच्छा. तो हमें सलाह दी गई, हमारा जो इलेक्शन कमीशन है, कि आप इसके साथ कोई दूसरा नाम ऐड कर दें, जिससे कि जैसे पहले से और पार्टियां हैं, सीपीआई है, सीपीआईएम है, सीपीएल है, इस तरह की जो सिचुएशन बनी हुई हैं, कांग्रेस है, राष्ट्रवादी कांग्रेस है। तो इस बात के साथ हमने उसमें फिर हमें लगा कि जिन महापुरुषों की विचारधारा पे हम लोग दल बना रहे हैं, उन्हीं का नाम क्यों ना ऐड कर दिया जाए। तो फिर हमने आज़ाद समाज पार्टी के साथ काशीराम ऐड कर दिया, क्योंकि मान्यवर काशीराम साहब को कि हम लोग वैचारिक उत्तराधिकारी हैं, राजनीतिक उत्तराधिकारी नहीं है, लेकिन उनके वैचारिक, उनके आंदोलन के, उनके संघर्ष के, उनके जो सपने थे उसके वैचारिक उत्तराधिकारी हमने इस बात को एक्सेप्ट किया और फिर इस बात को हम लेके आगे भी बढ़ रहे हैं। हम उन्हीं के विचारों पर राजनीति कर रहे हैं, उन्हीं के विचारों को समाज तक ले जाने का काम कर रहे हैं। आप पब्लिक परसेप्शन में तो एक ये ऐसी धारणा है कि आप में और बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी में एक काशीराम जी की पॉलिटिकल लेगेसी के लिए एक होड़ लगी है, और आपको लगता नहीं कि आपकी इस पोजीशनिंग से बीएसपी की लीडर को कुछ, या मायावती जी को कोई ये लगे कि आप उनको क्लेम कर रहे हैं या उनकी लेगेसी को कंटेस्ट कर रहे हैं? नहीं, लगना नहीं चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा कद है। उनकी पाठशाला से हजारों नेता निकले हैं, अब वो अलग अलग दलों में काम कर रहे हैं। जैसे बाबा साहब को कोई कॉपीराइट नहीं है बाबा साहब किसी के, तो बाबा साहब की जो विचारधारा पे चल रहा है, फूले की जो विचारधारा पे चल रहा है, साहू जी की विचारधारा पे जो चल रहा है, अर्जक संघ की विचारधारा पे जो चल रहा है, चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा पे चल रहा है, काशीराम साहब की विचारधारा पे चल रहा है, तो उसका क्लेम बैठता ही है कि वो उस विचारधारा को आगे बढ़ा रहा है जिस विचारधारा को ये महापुरुष आगे बढ़ा रहे थे। तो मैं कोई किसी को क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि भाई कोई क्या सोचता है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि
महापुरुष बहुत बड़े होते, किसी पार्टी के अधीन नहीं होते, किसी जाति के अधीन नहीं होते, किसी क्षेत्र के अधीन नहीं होते। आप जाओगे काशीराम साहब के न्यू आपको छत्तीसगढ़ में मिल जाएंगे, महाराष्ट्र में मिल जाएंगे, तेलंगाना में मिल जाएंगे, तमिलनाडु में मिल जाएंगे, आपको जम्मू कश्मीर में भी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब जगह मिल जाएंगे। तो आज अगर वो उस वैचारिक आंदोलन को सामाजिक रूप से चला रहा है तो वो उसका अधिकार है। तो आप अब कोई कंपटीशन मायावती जी से नहीं मानते कोई किसी तरीके का? नहीं, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मैं उनसे कंपटीशन करूं, मगर मैं उनसे क्यों कंपटीशन करूं? रीज़न ये है कि अब वो पावर में नहीं है और हमारे लोगों को 2012 से हमारे लोग 16 आ गया, 26 आ गया, 14 साल हो गए पावर से बाहर हैं। और जो समाज लंबे समय तक पावर से बाहर रहता है, फिर वो अपने जो मिले हुए अधिकार है उनको भी खो देता है। आगे तो कुछ मिलना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन भारत की राजनीतिक व्यवस्था में जिस समाज ने लंबे समय राजनीतिक सत्ता से दूरी रखी है, वो अपने अधिकारों को प्राप्त नहीं कर पाया और जो उसको मिला है वो भी छिन जाता है। तो क्या ये बेहतर नहीं होता? बहुत से लोग ये कहेंगे कि क्या ये बेहतर नहीं होता, क्योंकि आप एक ही पाठशाला से निकले हैं, आप एक ही ब्रॉडली विचारधारा भी एक ही है, तो आप सब मिल के काम करें, या एटलीस्ट चुनाव में तालमेल, कोई समझौता हो, सीटों का एडजस्टमेंट हो। जो ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ये मेरे हाथ में नहीं है कि मैं मिलकर काम कर सकता हूँ। और लंबे समय मैंने इसका प्रयास किया, फिर मैंने अब इस पर प्रयास करना इसलिए बंद कर दिया कि आज आज़ाद समाज पार्टी की अपनी जो है एक पहचान है और अभी उनका लोकसभा में प्रतिनिधित्व है और आने वाले समय में विधानसभाओं में अन्य स्टेटों की, जैसे हम लोग राजस्थान में 3 सीटें बहुत करीब से चूक गए और महाराष्ट्र में 1 सीट बड़े करीब से चूक गए, हरियाणा में, इसमें क्या नाम, मध्य प्रदेश में 1 सीट बहुत करीब से चूक गए 2023 के चुनाव में, राजस्थान में 3 चूके और महाराष्ट्र में जैसे मैंने कहा 1 सीट जो है अमरावती की। तो हमारा रिप्रेजेंटेशन जो है बढ़ रहा है और वो इसलिए बढ़ रहा है कि हम लोग बहुत ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं। तो ये मेरे अकेले के हाथ में नहीं है। कभी फॉर्मल वार्तालाप हुई मायावती जी से या उनके रिप्रेजेंटेटिव से? कभी कोई ऐसी संभावना बनी जब आप लोग साथ आ सकते? फ्यूचर में कोई संभावना बनेगी तो सबको पता लगेगा। अभी तक तो कोई इस तरह की संभावना नहीं बनी है। वो अपने दल के लिए काम कर रहे हैं, हम लोग अपने दल के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, बस हम उनका सम्मान इसलिए बहुत करते हैं कि लंबे समय उन्होंने समाज के लिए बहुत काम किया है, लेकिन समाज की जो ज़रूरतें हैं वो भी पूरी नहीं हुई। जैसे आप कहें कि भाई मैंने किसी को पैंट पहना दी है, अच्छी पैंट पहना दी है और उसके पास अभी शर्ट नहीं है, तो सिर्फ ये पर्याप्त नहीं कि कोई पैंट पहन के जो है उस मुख्य धारा का हिस्सा बन जाए जिस मुख्य धारा में दूसरे लोग कोट पैंट पहन के घूम रहे हैं। तो मेरा प्रयास है जो समाज के जो डिमांड्स, जो ज़रूरतें अधूरी हैं, उनको काम पूरा करने के लिए हमें काम करना चाहिए और उसको हम लोग रेगुलरली कर रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि इस बार आज़ाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनाव में है, उत्तराखंड के चुनाव में बड़ी पार्टी बनेगी और जो उत्तर प्रदेश की सत्ता है या उत्तराखंड की, वो आज़ाद समाज पार्टी की जो सहयोग है उसी से तय होगी, ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। आपने जिक्र किया उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का, तो जो एक अहम सवाल जिसका जवाब सब चाहते हैं वो ये कि क्या आज़ाद समाज पार्टी अकेले लड़ेगी या किसी दल के साथ समझौता करके लड़ेगी? क्या समाजवादी कांग्रेस कंबाइन से कोई समझौता की बातचीत चल रही, कोई संभावना है आगे, या क्या रहेगा? मैं फिर आपसे कहूँगा कि हम चाहते हैं कि एक बड़ा अलायंस बने। ये हमने 22 में भी चाहा, ये हमने 24 में प्रयास किया, लेकिन सिर्फ हमारे चाहने से तो नहीं होता ना। हम 22 में भी चाहते, नहीं हुआ। हम 24 में भी इंडिया अलायंस से हमने बातचीत की, लेकिन नहीं हुआ। इसका मतलब वो नहीं चाहते थे। हम तो अब भी चाहते हैं। देखिए, आप ये समझिए कि इस समय जो यूपी का अलायंस जिसका आपने जिक्र किया, जो 2 बड़ी पार्टियों का है, वो पर्याप्त नहीं है भाजपा को हराने में। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, ये अलायंस 2017 में भी था, उसका रिजल्ट क्या आया था ये आप बेहतर जानते हैं। फिर मैं बात आगे बढ़ाता हूँ कि जो 2022 में भी एक अलायंस बना था, वो भी बीजेपी को हराने के लिए उत्तर प्रदेश में पर्याप्त नहीं था। तो अगर उससे बड़ा अलायंस आप नहीं बनाओगे तो फिर बीजेपी को कैसे हरा पाओगे? भाई, अगर पिछली बार 17 में ये कांग्रेस और सपा का अलायंस था तो दोनों मिलकर नहीं हरा पाई भाजपा को। भाजपा बहुत बड़े बहुमत से जीत के आ गई। फिर वही अलायंस है, तो फिर वो अलायंस जो है पब्लिक डोमेन में, तो पब्लिक को पता है कि ये हरा नहीं सकते हैं। ऐसे ही जो है 22 में भी एक अलायंस बना था, तो भी आप 125 सीटों तक पहुंच पाए पूरा अलायंस। तो इसका मतलब ये अलायंस जो है पर्याप्त नहीं भाजपा को हराने के लिए। तो जैसे अलायंस बना था 2022 के बाद खतौली में, जिसमें हमने 3 बार की हारी हुई सीट को जिता के दिया, भाजपा से छीन के, कहते हैं उपचुनाव सरकार का होता है,
उसके बाद उत्तर प्रदेश में कोई बहुत कम मौके हुए, एक आधे को छोड़ के उपचुनाव नहीं जीत पाया विपक्ष। लेकिन आप समझिए कि खतौली का उपचुनाव पूरी सरकार की मशीनरी, पूरी सरकार के मंत्री, सेंटर के मिनिस्टर सब लगे हुए थे, तो भी हमने 22,500 से हरा दिया। तो प्रॉब्लम क्या है फिर, क्यों नहीं हो पा रहा है समझ, किसकी तरफ से? क्या सीटों हम पे? तो चाहते हैं कोई चर्चा होगी, सीटें तो बाद की बात है ना, पहले चर्चा तो हो। तो चर्चा अभी कुछ नहीं। कोई चर्चा के लिए आएगा, अपना प्रपोजल बताएगा, तो फिर हम इस पर सोचेंगे, हमारी पार्टी इस पर सोचेगी। हम कोई प्रपोजल आएगा तो अपनी कोर कमेटी को देंगे कि भाई ये प्रपोजल है। भाई समझौते जो हैं उसके पीछे कुछ तर्क होते हैं, कुछ विषय होते हैं, कुछ पॉलिसियाँ होती है। ऐसे थोड़ा है कि समझौता कोई, क्या आप ऐसा थोड़ा है कि भाई कोई किसी को मंत्री या विधायक बनना है। कुछ पॉलिसियाँ हैं, पिछली जो इन सरकारों की पॉलिसियाँ बहुत ख़राब रही हैं, इसके बहुत सारे उदाहरण हैं मेरे पास। तो मैं उन उदाहरणों पे नहीं जाना चाहता, क्योंकि आज मैं उनसे नहीं लड़ रहा हूँ। तो कुछ पॉलिसियाँ हमारी, जैसे हम कक्षा 1 से 12 तक एजुकेशन फ्री चाहते हैं सभी के लिए, और क्वालिटी एजुकेशन चाहते हैं। आज क्या हाल है, सरकारी स्कूलों में बिल्डिंग चूर रही है, टपक रही है, उनका सीमेंट गिर रहा है, बच्चों के लिए बैठने जैसी स्थिति नहीं है। जो मिड डे मील का खाना है वो पानी से भी पतली है सब्जियाँ, नमक में चावल डाल के दे रहे हैं। टीचर्स नहीं है, 6 विषय अगर सब्जेक्ट हैं 6, तो 3 टीचर हैं। 3 टीचर क्या पढ़ा देंगे? कोई अपग्रेडेशन नहीं है टीचरों का। अनुदेशकों को उनका बकाया नहीं मिल रहा है, एरियर, तो उनका मन नहीं लग रहा है पढ़ाने में। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। किताबें समय पे नहीं मिल रही हैं। क्या बजट सरकार खर्च कर रही है, इसका कोई जवाब नहीं सरकार के पास। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत सारे ऐसे विषय हैं, जैसे हेल्थ पॉलिसियाँ हैं, जैसे टेक्निकल एजुकेशन में कमज़ोर वर्गों को मौका मिलना चाहिए। इसके लिए स्कॉलरशिप या 0 फीस एडमिशन होने चाहिए, बीटेक, एमटेक, पॉलिटेक्निक। मैं तो चाहता हूँ MBBS, मैं चाहता हूँ, देखिए मेरी इच्छा ये है, हमारी पार्टी का जो मैनिफेस्टो हमने उसमें रखा है कि एजुकेशन के लिए बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए। अगर कोई पढ़ना चाहता है, अपने आप को खड़ा करना चाहता है, मजबूत करना चाहता है, तो गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी चाहिए कि उसके सामने कोई रुकावट ना आए। चाहे वो MBBS करे, चाहे वो MD करे, चाहे वो पॉलिटेक्निक करे, चाहे वो बीटेक करे, चाहे MBA करे, MCA करे, चाहे एमटेक करे, चाहे वो लॉयर्स बने यानी LLB करे, टेक्निकल एजुकेशन में जाए, तो उसके साथ कोई बाउंडेशन ना। ऐसे हेल्थ पॉलिसी किसी का की जान ना जाए इलाज के ना मिलने के कारण। ऐसे ही जो है कानून व्यवस्था अच्छी हो। इनकी भी सरकार रही है, कांग्रेस की भी रही है, सपा की भी रही है, भाजपा की भी है। NCRB का डेटा देख लो आप, 1-1 लाख महिलाओं के साथ रेप हो रहे हैं, हत्या हो रही है। इसका कौन जवाब देगा? सरकारें करती क्या हैं? लोगों की हत्याएं हो रही, इसका कौन जवाब देगा? प्रमोशन में रिजर्वेशन का इशू है, निजी क्षेत्रों में SC/ST OBC के लिए रिजर्वेशन अभी है। जो उत्तर प्रदेश में सरकार है वो तो ये दावा कर रही है कि इतनी अच्छी सिक्योरिटी का वातावरण तो कभी उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री में नहीं हुआ जितना। बस जल्दी से फ़ोन उठा के मुझे NCRB का डेटा आप किसी भी साल का बता दीजिए, सरकार का, आपका कोई कलीग बता दे। और फिर मतलब मैं वकील हूँ, तो तर्क के साथ आप मुझे कह दें सरकार क्या कहती है, इस बात को नहीं मैं कह सकता। सरकार तो ये भी कह रही थी कि ये जो जैन जी हैं ये गटर छाप हैं, सरकार के लोग ही कह रहे थे। वो तो ये भी कह रही थी ये जैन जी नहीं है, ये किस तरह के शब्दों को यूज़ किया मैं तो उन बच्चों के लिए नहीं कह सकता हूँ। कोई फ्रिंज एलिमेंट बताता था, कोई एंटी सोशल एलिमेंट बताता था। यहाँ 25-25 दिन तक आपने बात नहीं की है, जो प्रोटेस्टर अपनी जान को दांव पे लगा रहे थे। मेरे आज भी याद है, प्रकाश राज यहाँ बैठे हुए थे, वो एक एक्टर है, उनका कोई लेना देना नहीं था। आप डंडे लेके उनका इंतजार कर रहे, टीयर गैस चला रहे थे, आपने पैलेट गन चलाया। अभी मीडिया रिपोर्ट पढ़ रहा था जो RTI द्वारा मांगी गई है, 9 लोग जख्मी हुए हैं पैलेट गन द्वारा, आपने पैलेट गन चलाई है। तो सरकार तो कुछ भी कह देगी। मैं आपको आज कह रहा हूँ, सरकार चुनाव के समय उसी फॉर्मूले को लेके आएगी, और इसलिए लेके आए क्योंकि सरकार को पता है कि सरकार के निगेटिव बहुत वोट्स है। तो महिलाओं की वोट को अपने खेमे में लाने के लिए, जैसे लाडली बहन योजना या इस तरह की योजना जहाँ नगद पैसे, मैं इसको समझता हूँ ये बाबा साहब अम्बेडकर के आइडियोलॉजी के खिलाफ है। बाबा साहब ने कहा था कि धन के आधार पर अगर वोटों का निर्णय होगा तो ये लोकतंत्र को खरीदने जैसा होगा। आज क्या हो रहा है, जब हम मैं गाँव की पृष्ठभूमि का हूँ, चुनाव के समय जब ग्राम पंचायत का चुनाव होता तो एक आदमी बैग लेके निकलता था रात के अंधेरे में, वो पूछता था कि ठेकेदार से कि कौन सा वोट बिक सकता है, उसको पैसे देता था, उनको अपने फेवर में करता था। वो कम पढ़े लिखे लोग होते थे, वोट की वैल्यू को नहीं समझते थे, तो उसको कहते थे कि भाई ये वोट बिक गई हैं पैसे के आधार पर। आज क्या है कि हम 20,000 रुपये देंगे, हम 25,000 रुपये देंगे, हम 40,000 रुपये देंगे, हम 50,000। आप खरीदी तो रहे हो ना, और चुनाव के बाद 6 महीने के अंदर आपकी ये पॉलिसियाँ बंद हो जाती है। मैं आज कह रहा हूँ अगर सरकार कहेगी हम 50,000 रुपये देंगे, मैं कहूँगा मैं 1 लाख रुपये दूंगा, क्योंकि जनता के तो पैसा उनको देने, मुझे तो दिक्कत नहीं है। आप तो 2 महीने बाद बंद कर दोगे वोट लेने के बाद, लेकिन हम नहीं बंद करेंगे।
हम एजुकेशन, हेल्थ, और मैं कह रहा हूँ ना 50,000 रुपये की जगह ना उनको 1 लाख रुपए का रोजगार दीजिए ना। कच्चे उद्योगों को, कच्चे माल को उस तरह से जो है इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करके जो है ग्रामीण क्षेत्रों में आप महिलाओं को रोजगार दीजिए। उनको मांगने वाला नहीं, उनके हाथों को मजबूत बनाइए ना कि वो परमानेंट के लिए वो टैक्स पेयर्स बने। सर, आपने जिक्र किया था कि ताली एक हाथ से नहीं बनती और सब सपा और इंडिया अलायंस की तरफ से अभी कोई पेशकश नहीं है। क्या एनडीए, क्या बीजेपी ने कोई पेशकश की है? बीजेपी अगर मुझे चीफ मिनिस्टर भी बनाए तो भी मैं उनके साथ नहीं जाने वाला। मैं वैचारिक आंदोलन का सिपाही हूँ। मैं ये बात बहुत पहले बोल चुका, जब मैं जीत के आया था लोकसभा, तो भी मैंने उनसे आपसे कहा सबसे कि मुझे कितना बड़ा पद क्यों नहीं दे, मैं नहीं जाने वाला। उसका कारण ये है कि मेरा उनका वैचारिक विरोध है। और मैं फिर कह रहा हूँ, हम लोग अस्थायी लोग हैं, मिशन के लोग हैं, बाबा साहब अम्बेडकर, फूले साहू के, पेरियार के। हम लोग वैचारिक समझौते नहीं कर सकते हैं। चर्चा बहुत है कि आप और असदुद्दीन ओवैसी साहब हो सकता है मिल के कुछ यूपी में और उत्तराखंड में और जगहों पे साथ इलेक्शन लड़ें, साथ काम करें। इसमें कितनी दम है इस बात में? बुराई है मिलकर लड़ने। आप एक तरफ नहीं। आप ही ने मुझसे कहा कि भाई अलायंस होने चाहिए। नहीं नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ इसमें कितनी। तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई बड़ा दल, कोई बड़ा इस तरह का अलायंस बनेगा तो हम लोग उसको कोशिश करेंगे फ्रेम करने की, चाहे उसमें ओवैसी जी हों, या उसमें पल्लवी पटेल हों, या उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य हों, या और भी बहुत सारे दल हों जो इस तरह से मिलकर लड़ना चाहता है। अगर कोई ऐसा अलायंस फॉर्म होगा तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको बनाएं। और हम लोग तो उसमें कहेंगे कांग्रेस और सपा को, उनसे भी कहेंगे कि आप भी आ जाओ अगर आप बीजेपी को हराना चाहते हो। कोई दिक्कत थोड़ा ही है भाई, लोकतंत्र में कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको अधिकार दिए अपनी बात कहने के। आप हमें अधिकार अवसर नहीं दोगे। आपने तो हमें हराने के लिए एडी चोटी का जोड़ लगाया, हमारे खिलाफ प्रचार करने गए नगीना में, हमारे खिलाफ कैंडिडेट दिया आपने। तो आप तो हमें चाहते नहीं कि हमारी लीडरशिप आ जाए। आप कहाँ चाहते हो दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों की लीडरशिप आ जाए? तो हम तो यहाँ मेहनत करके आए, इसलिए हमें पता है कि आप हमें रोकने की कोशिश करोगे। तो हम तो इसलिए चाहते हैं कि भाजपा को, विपक्ष का वोट बटे ना, इसलिए भाजपा को अवसर ना मिले। तो हम कोशिश करेंगे इस तरह का अलायंस जो फ्रेम हो, उसमें के लिए हम लोग मेहनत करेंगे, प्लान करेंगे। आपने जेनजी का जिक्र किया, और आपको ये लगता है ये फिनोमेना ये रहेगा या कुछ दिन के बाद तितर बितर हो जाएगा? और दूसरा, क्या ये इसे आप देखते हैं कि जो इस्टेब्लिश पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका ये विकल्प बन सकते हैं कि आगे चल के? देखो, अभी तो जैन जी जो है वो किसी एक पार्टी के साथ नहीं है। जिन्होंने आंदोलन किया उनके साथ भी नहीं है। वो तो जब बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया, इवन इसमें आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी का बहुत बड़ा सहयोग था। जो जिस मीडिया ने कवर किया वो इस बात को जानते हैं। हाँ, मैंने देखा, मैंने खुद वहाँ जो है 15 तारीख को ये कमिटमेंट किया था सोनम भाई से कि 20 तारीख को आप अनशन त्याग देना। मैं आपको वचन देता हूँ, आप ऑन रिकॉर्ड मेरा स्टेटमेंट चेक कर लो, कि जंतर मंतर से और पार्लियामेंट तक व्यक्ति होगा, नौजवान होगा। मैंने उनको स्टेटमेंट दिया और मैंने उसको पूरा किया। तो जैन जी जो है, जैन जी के मुद्दों को जो लेके चलेगा, जिसको आज़ाद समाज पार्टी लेके बखूबी चल रही है, तो जैन जी उसके साथ खड़ा होगा। और मुझे जैन जी के ऊपर भरोसा है कि जैन जी अब जो है आजमाए हुए लोगों को नहीं आजमाएगा। क्योंकि जो लोग आज उनसे कहेंगे कि हम ये कर दें, उनकी सरकारें रही हैं, और उनकी सरकारों में भी पेपर लीक हुए हैं, उनकी सरकारों में भी घोटाले हुए हैं, उनकी सरकारों में भी आंदोलनों पर लाठीचार्ज हुए हैं। तो जैन जी अब उनके चक्कर में नहीं आने वाला है। जैन जी अपनी लड़ाई के लिए अच्छे लोगों को जो है मौका देगा, और वो मौका देगा तो उनकी जो डिमांड्स हैं उन पे खरे उतर के हम लोग दिखाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। तो ये किस दिशा में, आपको क्या लगता है? ये अब हर जगह फैल रहा है, हमने झारखंड में देखा, अब यहाँ तक कि स्कूल के बच्चे जो मैं बड़ा खुश हूँ इस बात से, मैं बड़ा खुश हुआ इस बात से कि भाई ये फैल रहा है, फैलना चाहिए इसको। आपको भी अच्छा लग रहा होगा, आपका एक लंबा अनुभव है पत्रकारिता का, आपने पार्लियामेंट लंबे समय कवर किया है। आप देखो, ऐसा पहले नहीं होता था। इन्होंने डर नाम की चीज़ नहीं कही थी। ये बहुत अच्छा किया उन्होंने। जो काम विपक्ष को करना चाहिए था और जो भय बना था उसको निकालने में ये बहुत बड़ा काम हुआ। और मैं तो खुश हूँ कि जिस काम को हम चाहते थे, देखिए मैं फिर कहूँगा, शिक्षा सवाल को जन्म देती है, और 94,000 स्कूल बंद कराने वाली सरकार शिक्षा की तेजी नहीं हो सकती है। नौजवानों की सरकारी नौकरियां ख़त्म करो, प्राइवेट सेक्टर ख़त्म करो, तमाम जो है इंस्टीट्यूशन बंद करो, ये सरकार नौजवानों की हितैषी नहीं हो सकती है। अग्निवीर लाने वाली सरकार नौजवानों की हितैषी नहीं हो सकती। सरकार को जाना पड़ेगा, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, जाना पड़ेगा। ये ऐतिहासिक है
कि नौजवानों ने अपने कंधों पर जिम्मेदारी ली है, और वो मैदान में इसलिए आ रहे हैं बच्चे क्योंकि नेताओं पे उनका भरोसा नहीं है। आपको लगता है देश में माहौल बदल रहा है? बिल्कुल बदल रहा है। संसद में बदल रहा है, विधानसभा में बदल रहा है। जब कक्षा 9 तक के बच्चे जिलाधिकारी के ऑफिस पे जाकर बैठने लग जाएं अपनी मांगों को लेके, और जायज़ मांगों को लेके, और जिलाधिकारी पिछले दरवाजे से निकलने लग जाएं, और फिर 2 दिन बाद वहाँ टीम जाए उनके रास्ते की डिमांड को पूरी करने के लिए, उनकी जो वाजिब मांगे उनको सुनने के लिए, तो इसका मतलब बदल रहा है। जब जवाबदेही तय हो जाए, जब सवाल पैदा होने लग जाएं, जब जनप्रतिनिधि, मैं कहता हूं जैन जी से कि वो मीडिया के साथ साथ वो सवाल करें, नेताओं से भी, सरकारों से भी सवाल करें कि भाई क्यों आप हमारी बात को इग्नोर कर रहे हैं। ये क्या था? सडन जो ओवरनाइट डेवलपमेंट था, या बहुतों का मानना है कि ये जो बिल्कुल सप्रेशन का माहौल मुल्क में था, जिसमें आपके पास कोई दरवाज़ा ही नहीं खुला बच्चों के पास या किसी के पास भी, आम नागरिक के पास, उस सब्र का प्याला जो कहते हैं ना बिल्कुल फूट गया? क्या इसमें मैं 2 जवाब दूंगा यहाँ पर जो बड़े अच्छे हैं, और एक आपसे रिलेटेड होगा। आपकी, क्या मैं आपकी एज जान सकता हूँ? 67। 67 ईयर आपकी एज है। आप अपनी जवानी के दिनों को याद कीजिए। माँ बाप भी अगर डांट देते थे तो हम उनकी डांट को भी बहुत लंबे समय तक भूल नहीं पाते थे। वो एज ऐसी होती है, ना आदमी सहयोग भूलता है ना अपमान भूलता है। वो एज ही ऐसी होती है। और जैन जी, आप समझते हैं ये वो एज है जो ना भूलने वाली एज है। आपने मुझसे थोड़ी देर पहले पूछा था, ये ना भूलने वाले लोग हैं, ये बहुत दिन पुरानी बात भी याद रखते हैं, और ये दिल में नहीं रखते हैं, उसको, उसका हिसाब चुकता करते हैं। तो ये जो माहौल बदला है, ये जो लंबे समय अघोषित इमरजेंसी के हम लोग शिकार हुए हैं, जहाँ धार्मिक गैर बराबरी को बड़े पैमाने पर देखा गया है, जहाँ सामाजिक गैर बराबरी को एक बहुत ऊंचाइयाँ मिली हैं, जहाँ देश के इंस्टीट्यूशनों को, सरकारी इंस्टीट्यूशनों को जिस तरह से बर्बाद किया गया है, जिस तरह से आरएसएस के लोगों को छूट दी गई है सभी डिपार्टमेंट्स में जाके, और जिस तरह यूनिवर्सिटियों पे कब्जे हुए हैं, वैचारिक जो है पतन हुआ है, नैतिक पतन हुआ है सरकारों का, मुझे कहने में कोई परेशानी नहीं, मीडिया का भी जिस तरह से जो है नैतिक पतन हुआ है, उसके बावजूद आज जो है जनता ने जिम्मेदारी अपने हाथ में उठा ली है। एक समय था कि इसी एज के नौजवान अंग्रेजों से लड़ रहे थे। मुझे याद है शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी का वो अनशन, जिसमें 56 दिन के इस अनशन में कई बार ऐसा हुआ कि पानी की प्यास थी, पानी मांगा गया तो अंग्रेज़ों ने दूध रख दिया कि पानी नहीं मिलेगा जिंदा रहने के लिए, आप अपनी लड़ाई को कंटिन्यू ना कर पाओ, इसलिए दूध पी के अपने अनशन को ख़त्म कर दो। ये वही दौर है जहां हम लोग इन सारी परिस्थितियों को देख रहे हैं, और ये लगातार हो रहा है हर सरकार में। यूपी में भी हो रहा है, प्रयागराज के बच्चे भी कर रहे हैं। बीबीयू लखनऊ, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, वहाँ गंदे खाने को लेके और तमाम महापुरुषों की जयंतियों को लेके सवाल खड़े हो रहे हैं। देश भर में नौजवान जिम्मेदारी ले रहा है, और ये नौजवान जब जिम्मेदारी लेगा, बस मैं इनसे अपेक्षा करता हूँ संवैधानिक रहें। हम नेपाल नहीं है, श्रीलंका नहीं, बांग्लादेश नहीं, हम एक बहुत बड़ी मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ताकतवर है। मैं सारे जैन अल्फा से ही कहूँगा कि वो जो कुछ करें संवैधानिक दायरे में करें। हमारा राष्ट्र, हम बाबा साहब को मानने वाले व्यक्ति, बाबा साहब कहते हैं प्रथम और अंतीय भारतीय हैं, ये नहीं भूलना है। ये सारी सरकारी संपत्ति हमारी है, ये तमाम बिल्डिंग, तमाम गाड़ियाँ जो भी सरकारी है वो सब जनता का है। ये ध्यान रखना है कि आपका प्रोटेस्ट पीसफुल होना चाहिए। सरकारें पूरी कोशिश करेंगी उसको वायलेंस कराने की, उसमें उसको गलत दिशा ले जाने की। आपको जाना नहीं है, दुख तकलीफ सह के आपको अपने आंदोलन कामयाब करना। ये मेरा संदेश है उन नौजवानों को जो अपने मुद्दों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सर, कुछ दिन पहले तक, कुछ हफ्ते पहले तक ये माना जाता था कि 2029 तो डन डील है, एक फॉर्मेलिटी है। अब सडनली कुछ माहौल, जैसे आपने कहा, माहौल काफ़ी बदल गया। तो आपको लगता है 2029 में 2029-2024 में ही परिणाम खिलाफ होते हैं। बैसाखियों पे सरकार है, जो लोग इंडिया अलायंस के साथ थे उनको साथ नहीं रख पाए, जो लोग साथ आना चाहते थे उनको साथ नहीं ले पाए।
इनको सबको कुर्सी पर बैठना था। मुझे नहीं कहना चाहिए क्योंकि समय ख़राब होगा, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, यही इंडिया अलायंस मध्य प्रदेश में एक दूसरे के सामने लड़ा है 2023 में। यही इंडिया अलायंस 2024 में हरियाणा में आमने सामने लड़ा है। यही इंडिया अलायंस बिहार में अलायंस के बावजूद 10 सीटों पे आमने सामने लड़ा है। यही इंडिया अलायंस दिल्ली में आमने सामने लड़ा है। यही इंडिया अलायंस बंगाल में आमने सामने लड़ा है। इवन बंगाल इंडिया अलायंस होते हुए और पंजाब में तो एक दूसरे के आमने सामने लड़ा है। ये कौन सा अलायंस है जो एक दूसरे को हरा के भाजपा को हराने की बात कर रहा है? जनता हरा रही है, जनता निर्णय ले रही है, जनता मालिक है, बस वोटों की चोरी ना हो। हम एक बड़ा आंदोलन ईवीएम के खिलाफ शुरू करने वाले हैं। जब मैं ये बात आपसे कह रहा हूँ और जब आपका ये इंटरव्यू पब्लिश होगा तो उसके बाद बहुत बड़े बड़े नेता इस बात को बोलने लग जाएंगे, क्योंकि मैं मंडल कमीशन की सिफारिशों के लिए आंदोलन करके आया हूँ, निजी क्षेत्रों में आरक्षण की बात करके आया हूँ, मैं पार्लियामेंट में बिल लेके आया हूँ। उसके बाद बड़े बड़े नेता बोलने लगे इस बात को। आजकल जो नए लोग आए हैं राजनीति में, नई राजनीति कर रहे हैं, उसी बात को पुराने नेता दोहराने लग गए हैं। आप समझिए कि अब नौजवानों को नेता कॉपी कर रहे हैं। ये हालात अब राजनीति में बन गए हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि 29 दूर है, 27 में भी बहुत कुछ होगा। अगर सब लोग कुर्सी पे बैठने की बजाय उत्तर प्रदेश के बारे में सोचेंगे तो बहुत कुछ बदलेगा। आपकी कुछ बात हुई कभी राहुल गांधी से या अखिलेश यादव जी से? मेरा हैंडशेक उनसे रोज ही होता है। लेकिन कोई पॉलिटिकली बात, मैंने आपको फिर कहा कि पॉलिटिकली कोई बात होगी तो वो उनका कोई प्रपोजल आएगा तो मैं उसको रखूंगा अपने साथियों के सामने। अब प्रपोजल के स्टेज पे पहले भी नेता तो मिलते हैं, बातचीत होती है, कुछ माहौल क्रिएट किया जाता है, ज़मीन तैयार की जाती है। हम अपना काम कर रहे हैं, इसलिए हमने 45 प्रभारी, क्योंकि हमारी तैयारी है, हमने घोषित कर दिए और इसी महीने हम लोग लगभग इतने ही प्रभारी और अपने घोषित करेंगे। तो अगर समझौता किसी तरीके का पिछली बार की तरह मैं इनकी बातों में नहीं आने वाला। आप कितनी सीट लड़ेंगे? अगर पिछली बार की तरह मैं इनकी बातों में नहीं आने वाला, धोखा नहीं खाने वाला। हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। इनको लगेगा कि भाजपा को हराना चाहते हैं, ये हमारे साथ आएंगे, हम इनका स्वागत करेंगे। अदरवाइज हम अपनी तैयारी कर रहे हैं और जो भी सीटें हमारी मजबूत हम उनको लड़ेंगे। उसके लिए हमें किसी की परमिशन की आवश्यकता नहीं है। हम अपना काम कर रहे हैं क्योंकि हमने मेहनत की है, हमने आंदोलन किए हैं। मैंने अभी पिछले 1 साल में 2025 से लेकर 26 के बीच में 18 मंडलों में 18 सभाएं की हैं। अभी तक विपक्षी कोई पार्टी नहीं कर पाई है। मैंने 18 मंडलों में 18 सम्मेलन किए हैं। लखनऊ में 2 बड़े सम्मेलन किए हैं और अभी पहले छात्रों के लिए पूरे देश भर में हमारी पार्टी ने आंदोलन किया। 25 तारीख को जिस दिन इस्तीफा हुआ, मैं लखनऊ में था। लखनऊ में जंतर मंतर बना के आंदोलन हो रहा था। और उसके बाद जो है फिर मंडल कमीशन पे हमने अभी 7 तारीख को आंदोलन किया। तो हम उत्तर प्रदेश में दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हर विषय पे लड़ाई लड़ रहे हैं, हर विषय पे ज्ञापन दे रहे हैं, हर विषय पे किसान का हो, नौजवान का हो, जो टीचर्स हैं उन पर टैक्स थोपा जा रहा है उनका हो, युवाओं का हो, अभी जो अनुदेशक हैं उनका एरियर नहीं मिला है, उनके लिए मैं रोज़ पत्राचार करता हूँ, मंत्रियों से मिलता हूँ। सर, आप जो ये इशूज़ रेस करते हैं, बहुत से लोग आपके विरोधी जो हैं इसको कहते हैं, ये देखिए ये एंटी सनातन धर्म है, ये एंटी हिंदू है। ठीक है, तो शिक्षा की बात करना इसमें कहाँ से एंटी हिंदू आ गया है? हेल्थ की बात करना इसमें कहाँ से एंटी हिंदू आ गया है? और मैं पूछना चाहता हूँ, जो राम के नाम पे जिन्होंने लूट की है वो एंटी सनातन है, या आपके एजेंडे में जो फिट नहीं बैठ रहा है वो एंटी सनातन है? इसका फैसला करना पड़ेगा। सनातन तो शब्द ही तथागत बुद्ध का है, ये बुद्धिस्ट जो है आइडियोलॉजी का वर्ड है सनातन। तो जो राम के नाम पे लूट कर रहे हैं, जो राम के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, वोट ले रहे हैं, वो तो मुझे ना सिखाएं कि सनातन का विरोध क्या होता है। मैं अंधविश्वास पाखंडवाद का विरोध करता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये मैं अपने आप से नहीं करता। संविधान का आर्टिकल 51 इसकी आज़ादी मुझे देता है कि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं, ठीक है। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि मैं किसी धर्म का विरोध करता हूँ। आपके पास कोई वीडियो ऐसी हो तो आप मुझे ज़रूर दिखाएं जिसका मैं आकलन कर सकूं कि मैं किसी धर्म के विरोध में हूं। मैं कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25-26 को मान्यता देता हूं, क्योंकि संविधान में लिखा गया, वर्णित है, तो मैं क्यों किसी धर्म का विरोध करने लगा? लेकिन सवाल तो पूछना पड़ेगा ना कि अभी कावड़ का त्यौहार हुआ, पूरा सड़कें जो हैं पूरी एक एक तरफ की सड़कें खाली की गई, लेकिन जो दूसरे धर्म की धार्मिक आस्था का विषय होता है, जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को, फूले को, जगत गुरु सतगुरु रविदास जी को मानने वाले लोग, जब गुरु कबीर जी को मानने वाले लोग,
जब तथागत बुद्ध को मानने वाले लोग आते हैं कि हमें शोभा यात्रा निकालनी है, जयंती निकाल, तब आप परमिशन क्यों नहीं देते? क्या उनकी आस्था नहीं है? जब मुस्लिम समाज के लोग ईद पे 5 मिनट की नमाज पढ़ने के लिए आते हैं तो आपका डंडा उनके पीछे क्यों खड़ा होता है भाई? उनकी वो क्या टैक्स नहीं देते? उनका देश नहीं है क्या? आज़ादी में उनका योगदान नहीं है क्या? तो वहां क्यों आपको साफ सूंघ जाता है? क्योंकि आप एजेंडे पे काम करते हो, सरकार एजेंडे पे काम करती है, हम एजेंडे पे काम नहीं करते। जब यहाँ 8-10 दिन के लिए किसी दूसरे धर्म की हिंदू धर्म की धार्मिक आस्था का सम्मान हो सकता है, तो 5 मिनट के लिए अगर लोग ज़्यादा हैं और वो मस्जिद के बाहर या नमाज पढ़ रहे हैं तो उनकी धार्मिक आस्था का सम्मान नहीं होना चाहिए? क्योंकि आप पावर में हैं, मेजोरिटी में, तो इसलिए आप कुछ भी कर दोगे? ये कहाँ का न्याय है? ये क्या संविधान संगत है? क्या गुरु रविदास जी को मानने वालों को परमिशन नहीं होनी चाहिए? इसी सरकार ने भी कल से यात्रा निकलवाई, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि 5-5 हज़ार एप्लीकेशन जाती हैं हर साल सरकार के पास कि हम बाबा साहब की स्टैचू लगाना चाहते हैं, तो शासन परमिशन नहीं देता है। गुरु रविदास जी की शोभा यात्रा की परमिशन नहीं देता है, तथागत बुद्ध की शोभा यात्रा की परमिशन नहीं देता है, गुरु कबीर जी की शोभा यात्रा की परमिशन नहीं देता है। जब दुनिया में जाकर कहते हैं बुद्ध के देश से है, तो यहाँ तथागत बुद्ध की कथाओं की परमिशन क्यों नहीं होती है भाई? इसका मतलब आपकी आस्था और दूसरे की आस्था को आप कुचल दोगे, ये तो नहीं चल सकता ना। इसलिए मेरे ऊपर आरोप लगाया जा सकते हैं, लगाइए, मुझे इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब मैं काम करने आया था तो मैंने महापुरुषों की ये बात पढ़ी थी कि जब काम करने जाओगे तो तैयार रहना आरोप, अपमान और नुकसान के लिए। ये 3 चीज़ों को मैं समझता हूँ, इसलिए मुझे इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं वकील हूँ, पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, लोकसभा का चुनावा प्रतिनिधि। आप मुझे बताइए मेरा कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है? ये तो जो इनका विरोधी है उन सबको ये राष्ट्र विरोधी कहते हैं। क्या मोदी जी का विरोध राष्ट्र का विरोध है? क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार का विरोध राष्ट्र का विरोध है? सरकार कब से राष्ट्र हो गई है? सरकार तो चुनी हुई होती है, अपने लोगों के लिए काम करती है। इन्होंने जो शपथ ली उसी का सम्मान नहीं करती हैं सरकारें। कम से कम अपनी शपथ का तो सम्मान करो जो आपने ली है, कि हम आप धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, स्थान के आधार पे भेदभाव नहीं करोगे, विधि के अनुरूप सबके लिए समान कार्य करोगे। कहाँ करते हो आप? सवाल पूछता हूँ तो मैं एंटी की XYZ हो जाता हूँ। मैंने सवाल ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट में 33 से बढ़ा के 37 जज किए, SC ST OBC का रिप्रेजेंटेशन कितना है? महिला रिजर्वेशन पे हम ये कह रहे थे SC ST OBC, और मुस्लिम समाज की महिला इसमें क्यों नहीं है, सिख समाज की महिला इसमें क्यों नहीं है? तो हमारे सवाल आपको चुप क्यों रहे? आप जवाब दो कि सरकारी संस्थाओं में क्यों नहीं रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो हमारे सवाल सरकार को चुभते हैं, बाकी सरकार के एजेंडे से नहीं डरते हम लोग। हम राष्ट्रवादी हैं, हम भारतीय हैं, देशभक्त हैं, इसके लिए किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। सेकुलर हैं, इसके लिए किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है हमें। और भारत का संविधान इतना मजबूत है, उन्होंने हमें अधिकार दिए, उस संविधान ने हमें अधिकार दिए, इसके लिए हम किसी का सर्टिफिकेट नहीं लेंगे, किसी पार्टी से, वो कोई भी चाहे क्यों ना हो। चंद्रशेखर जी, आपने समय निकाला और हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि आपकी सेवाएं आपके इस प्लेटफार्म या कोई और प्लेटफार्म देश को मिलती रही हैं। लोकतंत्र की मजबूत आवाज़ें ज़रूरी हैं। मीडिया चौथा स्तंभ है, बस वो अपनी जिम्मेदारी को अदा करे तो सरकारों से सवाल पूछे जाएं तो शायद सरकारें निरंकुश ना हों और देश की एकता, अखंडता, गरिमा बनी रहे। देश के संविधान के जो संवैधानिक मूल्य हैं वो मजबूत रहें, ऐसा मेरा भरोसा है। आप आए, मैं आपका आभारी हूँ। आपके लिए मंगल कामना है।